नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण 10 ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो बीपीएससी के साथ साथ कई अन्य एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो आप सभी के सामने यह 10 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यह आपके सामने लाए गए हैं। आप इन 10 प्रश्नों को फटाफट यहाँ पर देखेंगे मात्र 10 से 12 मिनट में। तो यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल पूछा गया है कि किस आर्टिकल में प्राकृतिक न्याय की क्या जो है कॉन्सेप्ट जो है रखा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा संविधान में अनुच्छेद 14 में यह रखी गई है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। बताना है कि किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, कहाँ से प्रेरणा मिली है कि राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत कर सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909 और लास्ट 4th ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947। देखिए, जो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वह प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 2 फैक्ट आपको और भी ध्यान रखना है। यदि डीप क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से धारा पूछ सकता है इसकी, किस धारा में। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 मतलब 42 और 43 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, और वर्तमान समय में यदि देखा जाए जो हमारा प्यारा संविधान है हमारे भारत देश का, इसमें यदि आर्टिकल पूछा ही जाए कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश निर्गत कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा वह है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ से आपके 3 फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हुए। इसी प्रकार से हम लोग एक प्रश्न करेंगे, उसके साथ साथ 2 से 3 अदर फैक्ट भी लेके चलेंगे उससे संबंधित। ठीक है, अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहिए। आपको जहाँ से जैसे भी जितने प्रश्न आपको अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिले आप उसको तुरंत देखिए। यदि तुरंत याद हो जा रहे हैं ठीक है, वरना उसको एक शॉर्ट नोट्स में या कहीं भी जो है नोटबुक में अपने नोट डाउन कर लीजिए और उसका फटाफट पर डे रिविजन करिए और तैयारी अपनी बेहतरीन रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको जितने भी प्रश्न है इसमें आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न रखे गए हैं, इसलिए देखिए संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? 4 नाम दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मौलाना आज़ाद जी। मौलाना आज़ाद ने संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की इन्होंने बात की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप लोग जो है स्टार मार्क या जो भी है बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अब देखिए, यहाँ पर आंसर करने से पहले आपको एक फैक्ट जहाँ पर देख लेना है, आपके जो प्रश्न में ही दिया गया है। जैसा कि बात करें कि श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी मतलब जो श्रमिक होते हैं उनका मैनेजमेंट में उनकी क्या भागीदारी रहे, यह सुनिश्चित करने का यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है कि यह प्रावधान किस आर्टिकल में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर किस संशोधन के द्वारा इसको संविधान में जो है शामिल किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसा कि प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में ही 42वें संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है, तो आपको 42वें संविधान संशोधन को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आर्टिकल पर चलते हैं, किस अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन जैसे कि आपके सामने दिए गए हैं। 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 38, दूसरे में अनुच्छेद 39, तीसरे में अनुच्छेद 45 और 4th ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 43 के सेक्शन ए में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 43 के ए में यह प्रावधान रखा गया है, किया गया है कि श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। ठीक है, किस संविधान संशोधन से? तो ध्यान रखिएगा 42 अमेंडमेंट से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, आप सभी
इस प्रश्न से परिचित होंगे, आपने कई बार पढ़ा होगा, आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा, नोट्स में पढ़ा होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सेक्शन से मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से एक प्रश्न पूछा जरूर जाता है, चाहे वह पूछा जाए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, और यह अपने जो लेखे होते हैं, अपना जो रिपोर्ट है वह किसको सौंपता है। इस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 4 वर्ष, दूसरा विकल्प है 5 वर्ष, तीसरा विकल्प है 6 वर्ष और चौथा विकल्प है 7 वर्ष। तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसका कार्यकाल होता है, वह होता है, आप सभी को ध्यान रखना है, कितने वर्ष? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। लेकिन इसके साथ एक और शर्त होती है, 6 वर्ष तो होगा, लेकिन यदि उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई है तो वहाँ पर 6 वर्ष का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं, 6 वर्ष के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्लिक लगाते हैं और यहाँ पर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक, मतलब 65 वर्ष की एज उसकी हो जाए, जो भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा वह अपनी 65 वर्ष आयु पूरी होने तक, या फिर यदि 65 वर्ष की आयु उसकी नहीं पूरी हुई है तो वह 6 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, ठीक है। या तो यहाँ पर कार्यकाल की बात हो गई। अब यदि हम बात करें कि हमारे संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित आर्टिकल क्या है, तो आपको उस आर्टिकल का नाम भी ध्यान रखना है, 148। आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हम देखते हैं क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 60 या 500, मतलब 60 तथा 500। क्या 60 है क्या 500 है, यह भी देखिए। जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया होगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर इसका उत्तर देखिए। देखिए जो न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या की बात की जा रही है, ठीक है, किसकी? विधानसभा के सदस्यों की। विधानसभा मतलब जो एमएलए होते हैं, ठीक है, उनकी जो है न्यूनतम या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है असेंबली में। तो ध्यान रखिएगा, जो न्यूनतम रहेगी, मिनिमम रहेगी, वह 60 रहेगी, मतलब 60 से कम सदस्य एक विधानसभा में नहीं हो सकते हैं। और जो अधिकतम मतलब रहेगी वह रहेगी 500, मतलब कि एक विधानसभा में 500 से ज़्यादा भी सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। या तो बात हो गई। अब एक प्रश्न, आपके प्रश्न में ही आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 170, ठीक है, इसी के अनुसार बताया गया है कि किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको आर्टिकल भी ध्यान रखना है और मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर नंबर भी ध्यान रखने हैं कैंडिडेट के, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई है, ठीक है। तो इस प्रश्न में आप लोग कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा, हम इसका विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इस प्रश्न का हम देखते हैं जो सही उत्तर होगा क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आप लोग 17 अप्रैल 1952 भी एक डेट है, एक सन है, उसके बारे में भी सोच रहे होंगे। यहाँ पर 13 मई दी गई है। देखिए 13 मई को भारत की प्रथम लोकसभा बैठक हुई थी। यहाँ पर प्रश्न में भारत की प्रथम लोकसभा बैठक की बात की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है वह कब हुई थी, 13 मई 1952 को। यदि पूछा जाए कि भारत की प्रथम निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी, तब वहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, वहाँ पर डेट हो जाएगी 17 अप्रैल। क्या हो जाएगी? 17 अप्रैल 1952, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। यदि पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी, ध्यान रखिएगा वह हुई थी 13 मई 1952 को। और प्रथम निर्वाचित लोकसभा कब गठित हुई थी यदि पूछा जाए तो निर्वाचित के संक्षेप में हो जाएगा 17 अप्रैल 1952। तो दोनों फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। तो आप लोग पहला राज्य तो जानते ही होंगे कौन सा है, राजस्थान, आप सभी जानते हैं। और जैसा कि जो विकल्प दिए गए हैं इन चारों विकल्पों में पहला राजस्थान ही दिया गया है, तो आप सभी राजस्थान जानते होंगे। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, सेकंड नंबर में। तो ऐसा ही एग्जामिनर फंसाता है। तो देखिए यहाँ पर हम चलते हैं अपने सही उत्तर की तरफ। हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। देखिए राजस्थान पहला राज्य था और दूसरा कौन था, आंध्र प्रदेश था, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी, ठीक है।
अब आपके लिए एक प्रश्न है आज के लिए, जिसका उत्तर आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएंगे। प्रश्न है, आसान सा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन थे? उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाषाएं किस अनुसूची में हैं? 8वीं अनुसूची में हैं। अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं टोटल, यहाँ पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है। तो आप सभी जानते होंगे जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल भाषाएं हैं 22 भाषाएं। ठीक है, कितनी है? कुल 22 भाषाएं। अब इसमें पूछा गया है कि उन 22 भाषाओं में से इसमें से विकल्प में जो दिए गए हैं इनमें कौन नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी। इंग्लिश जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं तमिल, तेलुगु और संस्कृत, यह इन 22 भाषाओं में शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 333 और अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 338। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है, इसकी स्थापना के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न यदि बन जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित आर्टिकल क्या है, तो आप बस इसी का सेक्शन ए जो हो जाएगा आर्टिकल 338 का ए सेक्शन, वह जनजाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग है और ए सेक्शन जब आ जाएगा तो वहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। तो यह आपके पॉलिटी से संबंधित टॉप 10 प्रश्न हुए। उम्मीद करते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है आपके लिए, काफ़ी मज़ा आया होगा आपको इन प्रश्न में, नए फैक्ट आपको जानने को मिले होंगे। ठीक है, कुछ आसान प्रश्न हैं, कुछ कठिन प्रश्न हैं। इसी प्रकार के आप प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट के पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।